गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर जाकिर सर। दोस्तों, आज मेरे पास कई स्टूडेंट ने बोला है कि सर आप जो है पूरा इंग्लिश मीडियम यूज़ करते हैं, तो आप थोड़ा समझाने वाला काम जो है वो थोड़ा हिंदी में भी करिए। तो आज अपन जो है लिखेंगे पूरा इंग्लिश मीडियम के अंदर, ठीक है, और समझा अपन दोनों मीडियम में देंगे, हिंदी में भी समझा दूंगा और इंग्लिश में भी समझा दूंगा, ठीक है। तो आज अपन जो है वो डिस्कशन करेंगे उस सेल ऑर्गेनेल्स का नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गोल्जी बॉडी। सबसे पहले डिस्कवरी देखते हैं। गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी जो है वो किसने की? खोज, डिस्कवरी जिसको बोलते हैं, खोज जिसको बोलते हैं, उसको सबसे पहले किसने की? तो गोल्जी बॉडी सबसे पहले जो है वाउल, जो उल्लू होता है, उसकी तंत्रिका कोशिका नर्वस सेल्स के अंदर कैमेलियो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको खोजा। तो डिस्कवरी गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, जेबी मीन्स गोल्जी बॉडी was discovered by C. गोल्जी या कैमिलियो गोल्जी, C. गोल्जी in nervous cell of owl. ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कई बार पूछा भी जाता है कि गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? तो गोल्जी बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय कैमेलियो गोल्जी इन नर्वस सेल ऑफ वाउल, ठीक है। उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका है उसमें सबसे पहले जो है इसकी खोज जो है कैमेलियो गोल्जी नाम का वैज्ञानिक था, जिसने की। कई बार इस वैज्ञानिक का नाम जो है वो पूछा गया है, नीट की एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है कि कैमेलियो गोल्जी जो था उसने कौन से कोशिकांग या कौन से सेल ऑर्गेनेल्स की खोज की। तो आपको आंसर देना है गोल्जी बॉडी की। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द अदर नेम्स, कि इस जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं इसके अन्य नाम कौन कौन से हो सकते हैं? तो इट इज आल्सो नोन एज ए इडियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया, बेकर्स बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंड गोल्जी अपरेटस। तो ये जो हैं ये गोल्जी बॉडी के अन्य नाम है, अदर्स नेम, कि गोल्जी बॉडी के जैसे गोल्जी बॉडी है उसको अपन अन्य किन नामों से अपन पुकार सकते हैं। जैसे होते हैं ना, एक आदमी के चिंकू भी होता है, उसका नाम राम भी होता है ना, कई नाम होते हैं। ऐसे ही गोल्जी बॉडी के अदर नेम कौन कौन से हैं, अन्य निक नेम कौन कौन से हैं? तो इडियोसोम्स, लाइपोकॉन्ड्रिया, बेकर्स बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्जी अपरेटस, ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो प्लांट सेल है उसमें गोल्जी बॉडी को अपन डिक्टियोसोम नाम से जानते हैं। तो डिक्टियोसोम वर्ड जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ प्लांट सेल के लिए यूज किया जाता है। तो मैं लिख सकता हूं इन प्लांट सेल गोल्जी बॉडी इज नॉन एज डिक्टियोसोम। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि डिक्टियोसोम वर्ड जो है वो प्लांट सेल के लिए यूज होता है। एनिमल सेल के लिए आप कभी भी जो है डिक्टियोसोम शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे। सो वी कैन से दैट इन प्लांट सेल्स गोल्जी बॉडी इज नॉन एज डिक्टियोसोम। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि प्लांट सेल के अंदर इन प्लांट सेल्स गोल्जी बॉडी इज नॉन एज, तो आंसर जाएगा डिक्टियोसोम, ठीक है। यू गॉट इट। नाउ अब अपन ये देखते हैं कि गोल्जी बॉडी है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है और कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो गोल्जी बॉडी है वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है? बॉडी के अंदर जो सेल के जो कौन कौन सी सेल के अंदर
कौन कौन से जो बॉडी के जो पार्ट हैं उसके अंदर गोल्जी बॉडी जो है प्रेजेंट रहेगा। तो आपको पता है कि इस अर्थ पर दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, एंड एक वन इज एडवांस सेल दैट इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये जो गोल्जी बॉडी है वो हमेशा आपको यूकैरियोटिक सेल के अंदर उपस्थित पाया जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। धरती पर दो प्रकार की सेल्स हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल्स है। प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल एंड यूकैरियोटिक मीन्स एडवांस टाइप ऑफ सेल्स। तो गोल्जी बॉडी जो है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अब्सेंट पाया जाता है। तो अगला पॉइंट ये आ जाता है कि ऐसी कौन सी सेल है जिनके अंदर गोल्जी बॉडी अब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर गोल्जी बॉडी जो है वो अब्सेंट पाया जाता है। इट इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अब्सेंट पाया जाता है। इसके अलावा अब्सेंट और पाया जाता है, कुछ यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी अब्सेंट पाया जाता है। कुछ देखो कॉमन जो सेंटेंस कॉमन डायलॉग क्या है कि सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है गोल्जी बॉडी पाया जाता है। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं जहां पर गोल्जी बॉडी अब्सेंट होती हैं। तो मैं इनको एक्सेप्शन की टर्मिनोलॉजी में डाल देता हूं। क्यों डाल देता हूं एक्सेप्शन में? क्योंकि जनरली यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो गोल्जी बॉडी पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी यूकैरियोटिक सेल हैं जहां पर गोल्जी बॉडी अब्सेंट पाया जाता है। जैसे मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी के अंदर आपको गोल्जी बॉडी जो है वो क्या मिलेगा? अब्सेंट मिलता है। ठीक है, लेकिन ये है कैसी सेल? यूकैरियोटिक सेल है। तो इस डायलॉग के हिसाब से तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होना चाहिए था? गोल्जी बॉडी होना चाहिए था, लेकिन ये गोल्जी बॉडी जो है, ये जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी जो है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, और कहाँ कहाँ हो सकता है? आपके जितने भी फंजाई हैं, फंजाई के अंदर भी जो है आपको गोल्जी बॉडी अब्सेंट मिलेगी। इसके अलावा सीव ट्यूब्यूल्स, सीव ट्यूब्स जो कि आपका टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू के अंदर सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं, उसके अंदर भी गोल्जी बॉडी अब्सेंट पाई जाती हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ अब्सेंट पाई जाती हैं? इट इज अब्सेंट इन गैमेट ऑफ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के अंदर जो है गोल्जी बॉडी अब्सेंट पाई जाती हैं। तो मैं लिख सकता हूं एग्जाम्पल कौन सा है? गैमेट्स ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा आर द फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के जो है वो फाइलम है कौन से? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो इनके ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के जो गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के अंदर भी आपको गोल्जी बॉडी जो है वो क्या मिलेगी? अब्सेंट मिलेगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि गोल्जी बॉडी जो है वो किनके अंदर प्रेजेंट होती हैं? तो सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको प्रेजेंट मिलेंगी। और अब्सेंट किसके अंदर होती हैं? सारी प्रोकैरियोटिक सेल उसके अंदर अब्सेंट मिलती हैं। ये एक्सेप्शन का मतलब इनके अंदर अब्सेंट तो पाई जाती हैं, लेकिन दीज आर द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। आगे ये है कि गोल्जी बॉडी जो है वो प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स है। प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है कि डिफरेंट सेल के अंदर इसकी जो साइज है और जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट प्रकार की होती हैं। सो प्लियोमॉर्फिक का मतलब समझते हो कि जो भिन्न भिन्न सेल हैं, भिन्न भिन्न जो सेल के अंदर इसकी संरचना या स्ट्रक्चर जो है वो भी आपको भिन्न भिन्न मिलेगी। तो इस प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स को अपन बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स। सो वी कैन राइट दैट गोल्जी बॉडी इज ए प्लियोमॉर्फिक
सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर इन डिफरेंट सेल, कि भिन्न भिन्न जो सेल हैं उनके अंदर इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। तो ये एक जनरल सी इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में, जिसमें डिस्कवरी अपन ने पढ़ ली, जिसके अंदर अपन ये देख लिया कि कौन से जानवरों के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो गोल्जी बॉडी है इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल बोथ सेल्स, कि इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल सेल्स। मतलब क्या है कि ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि गोल्जी बॉडी इज present in plant and animal cell। एनिमल सेल जो है आपको गोल्जी बॉडी जो है वो प्लांट सेल के अंदर भी उपस्थित मिलेगा और आपको एनिमल सेल के अंदर भी उपस्थित मिलेगा। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर जो है वो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो अपन देखते हैं कि जो है अपन एक गोल्जी अपरेटस, एक गोल्जी उपकरण, उसकी संपूर्ण संरचना को पढ़ते हैं कि एक गोल्जी अपरेटस की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, उसको आधार मानते हुए अपन पढ़ते हैं। तो अब अपन स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और गोल्जी यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स और अपरेटस। तो एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपरेटस के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं उसको अपन देखते हैं। तो इसके अंदर मुख्यतः आपको जो है 3 संरचनाएं देखने को मिलेंगी। एक होगी सिस्टर्नी, दूसरी होगी वेसिकल और तीसरी होगी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो भाग है तो जो गोल्जी अपरेटस है वो 3 संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है। तो मैं लिख सकता हूं कि गोल्जी अपरेटस मेड बाई 3 बेसिक स्ट्रक्चर, 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन सी हैं, उसमें सबसे पहले आती है आपकी सिस्टर्नी। सबसे पहली स्ट्रक्चर जो आती है वो आपकी सिस्टर्नी आती है। तो मैं डायग्राम जो है वो साथ साथ बनाते हुए चलता हूं, इधर मैं आपको समझाते जाऊंगा। तो देखो सिस्टर्नी कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, कुछ इस प्रकार की सी संरचना जो है आपको गोल्जी बॉडी के अंदर मिलेंगी। सिस्टर्नी ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखी हुई आपको मिलेगी, अनब्रांच्ड होती हैं, अर्थात इनकी कोई ब्रांच नहीं होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपकी क्या कहलाएगी, ये एक सिस्टर्नी है, ये दूसरी सिस्टर्नी, तीसरी और चौथी सिस्टर्नी। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। ये जितनी भी सिस्टर्नी है, जैसे 1 2 3 4 मैंने आपके सामने बना रखी हैं, सब की सब क्या है, अनब्रांच्ड हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि सिस्टर्नी जो है वो अनब्रांच्ड होती हैं। क्या होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, दे डू नॉट हैव एनी ब्रांच। तो ये स्ट्रक्चर जो सिस्टर्नी आपको दिख रही है वो कैसी है, अनब्रांच्ड है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा आप देखिए कि ये इस प्रकार से जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको इस प्रकार से बनी हुई स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको 2 सरफेस देखने को मिलते हैं। 2 सरफेस है। एक तो आप ये देखो, सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे लिखता है, आपको पता होता है थैला, सैक लाइक। थैला जो होता है वो थैले नुमा सदस्य ये संरचना है। कैसी है, थैले सदस्य संरचना है, जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोल्जी बॉडी के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर कौन सी है, तो आपको आंसर देना है, आंसर जाएगा सिस्टर्नी। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैले सदस्य संरचना है, इस प्रकार से कुछ रखा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे देखो तो इस पर 2 सरफेस हैं, यहाँ पर आपको इस प्रकार से रखा हुआ है। इस पर 2 सरफेस है, एक तो ये सरफेस जिसमें अंदर की तरफ खड्डा है, एक ये सरफेस जो उभरी हुई दिखाई देती है। ठीक है,
तो ऐसे का ऐसा आप देख लो, इधर वाली जो सतह है, इधर वाली जो सतह है कोई सी भी सिस्टर्नी की, ये तो उभरी हुई सतह है, और जो अंदर वाली सतह है ये अंदर की तरफ धंसी हुई संरचना है। ठीक है, तो जो सतह उभरी हुई है, जो बाहर की तरफ है उभरी हुई सतह है, उस सतह को अपन जो है अपन कैसे सरफेस को अपन क्या नाम बोलते हैं, कॉन्वेक्स। आपको सबको पता है कॉन्वेक्स सरफेस, तो ये इसकी कॉन्वेक्स सरफेस है, और ये अंदर की तरफ दबी हुई है, इस सरफेस को अपन बोलते हैं कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सिस्टर्नी है, इस पर जो है सिस्टर्नी हैव टू टाइप ऑफ सरफेस, वन इज कॉन्वेक्स सरफेस एंड अनदर इज कॉनकेव सरफेस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। जो कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस जो है, इट इज आल्सो नोन एज ए ट्रांस और मैच्योरिंग सरफेस। अनदर नेम ऑफ कॉनकेव सरफेस इज ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। ठीक है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि आप समझ गए होंगे, थोड़ी सी जगह चाहिए अपन को डायग्राम के लिए। जो कॉनकेव सरफेस है इसका अनदर नेम क्या है, इसको अपन बोल सकते हैं अपन ट्रांस और मैच्योरिंग surface. So we can say that the concave surface of cisterni is also known as trans surface or maturing surface. Okay, like that convex surface is also known as cis surface or forming surface. So another name of concave surface is known as cis or forming surface. These are the two surface present in cisterni. One is trans maturing surface or concave surface. Another is convex surface, cis or forming surface. So we can write that cisterni have two type of surface in their structure. ठीक है, अपनी संरचना के अंदर जो है वो दो प्रकार की सतह रखती हैं। ठीक है, अब उन सतह का मैं नाम जो है वो लिखते जाता हूं। फर्स्ट सरफेस इज कौन सी है, कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव। अब एक चीज आप और देखिए, मान लो ये पूरी कोशिका हो तो आपको केंद्रक यहां मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यूक्लियस। और ये इधर आपको जो है ये आउटर कवरिंग मिलेगी सेल की, दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। अगर इस गोल्जी बॉडी के अंदर अगर मैं पूरी सेल बनाऊं तो पूरी सेल इस प्रकार से कुछ होगी। तो जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो हमेशा न्यूक्लियस की तरफ होगी। कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो हमेशा आपके इस न्यूक्लियस की तरफ मिलेगी। ये क्या है, न्यूक्लियस की तरफ है। जबकि आपकी जो कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव सरफेस जो है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ मिलेगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि फर्स्ट सरफेस कौन सी है, कॉनकेव सरफेस। अनदर नेम इज ट्रांस और मैच्योरिंग सरफेस। तो ये सरफेस किसकी तरफ है, टुवर्ड्स, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। सो वी कैन राइट दैट इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। ओके, यू गॉट इट। देखो ये जो है ट्रांस, ये कॉनकेव सरफेस, ट्रांस सरफेस या मैच्योरिंग सरफेस जो है वो सेल मेम्ब्रेन की ओर है। सो मैंने लिख दिया इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। अनदर सरफेस इज नोन एज कॉनकेव सरफेस। अनदर इज कॉनकेव सरफेस। तो कॉनकेव सरफेस का दूसरा अनदर नेम क्या है, इसको अपन सिस सरफेस भी बोल सकते हैं या फॉर्मिंग सरफेस भी इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, यू गॉट इट।
और ये किधर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट किधर है, कौन सी साइड के अंदर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट और फेसिंग टुवार्ड्स न्यूक्लियस, इट इज प्रेजेंट टुवार्ड्स न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की तरफ क्या है, प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो सरफेस हैं किसके अंदर, सिस्टर्नी के अंदर, इनको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और क्या होता है कि सिस्टर्नी के अंदर एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जो है वो भरा रहता है। ये क्या भरा रहता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जो है वो किसके अंदर भरा रहता है, सिस्टर्नी के अंदर भरा रहता है। तो आगे का अपना पॉइंट जो है सिस्टर्नी के बारे में क्या है, इट हैव ट्रांसपेरेंट फ्लूइड इन देयर स्ट्रक्चर, और यू कैन से दैट सिस्टर्नी filled by a transparent fluid, इसके अंदर जो है ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा रहता है। और इसी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड के अंदर बहुत सारे केमिकल मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे कोई भी कच्चा पदार्थ जो है, इधर से मैं डायग्राम और बनाऊंगा, कोई भी कच्चा पदार्थ जो है, रॉ मटेरियल जो है इधर से प्रवेश करेगा, यहाँ पर बहुत सारा, जैसे इधर से कोई पदार्थ प्रवेश किया, कोई मटेरियल प्रवेश किया, तो यहाँ पर क्या होगा, केमिकल मॉडिफिकेशन होगा, बहुत यहाँ पर भी केमिकल मॉडिफिकेशन। और जो पदार्थ राइपेंड हो जाएगा, पक जाएगा, वो पदार्थ जो है इस सतह से बाहर की तरफ मुक्त कर दिया जाता है। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, रॉ मटेरियल, गोल्जी बॉडी के अंदर रॉ मटेरियल जो है वो कौन सी सतह से प्रवेश करता है, सिस या फॉर्मिंग सतह से। इसका बायो केमिकल मॉडिफिकेशन कहाँ होगा, इस ट्रांसपेरेंट जो फ्लूइड है इसके अंदर होगा। और जो रॉ मटेरियल जब पक जाएगा तो वो रिलीज कहाँ से होगा, वो फ्री कहाँ से होगा, तो इस सतह से रिलीज होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसपेरेंट फ्लूइड बना रहता है। तो मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं कि रॉ मटेरियल एंटर इन सिस्टर्नी थ्रो सिस और फॉर्मिंग सरफेस। देखो इधर से कोई भी पदार्थ जो है वो सबसे पहले सिस्टर्नी में इधर जो है एंट्री करेगा, ये रॉ मटेरियल होगा। यहां पर क्या होगा, केमिकल मॉडिफिकेशन होगा। तो यहां पर भी केमिकल मॉडिफिकेशन, यहां से भी केमिकल मॉडिफिकेशन। जब ये पदार्थ पक जाएगा तो इस सतह से बाहर की तरफ क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है कि रॉ मटेरियल एंटर इन सिस्टर्नी थ्रो सिस और फॉर्मिंग सरफेस। यू गॉट इट, ओके। एंड जो है ट्रांसपेरेंट फ्लूइड के अंदर, सिस्टर्नी के अंदर क्या होगा, केमिकल मॉडिफिकेशन होगा। केमिकल मॉडिफिकेशन टेक प्लेसेज इन बॉडी ऑफ सिस्टर्नी, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा हुआ है, उस बॉडी के अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन होगा। और रिलीज कहां से होगा, रिलीज जो है ट्रांस और मैच्योरिंग सरफेस से होगा। एंड दिस मटेरियल will be free or release from trans or maturing surface after chemical modification, ओके। आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से प्रवेश करेगा, केमिकल मॉडिफिकेशन होने के बाद में इस सतह से वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर किसके बारे में थी, सिस्टर्नी के बारे में थी। आगे अपन चलते हैं, आगे जो है अपन दूसरी संरचना की तरफ चलते हैं। तो इस थोड़ा डायग्राम को भी अपन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी संरचना जो है वो आपकी है वेसिकल। दूसरी संरचना कौन सी है, आपकी वेसिकल है। सेकेंड स्ट्रक्चर इज वेसिकल। ठीक है, तो अब मैं वेसिकल बनाता हूं, पूरी संरचना इसको ऐसे करके ऐसे इस तरह से
गोल्जी अपरेटस में इस तरह से होता है, आपको सबको पता है, डायग्राम में इस तरह से होता है। तो यहाँ से आइए, तो ये दो गोल गोल, मैं अब इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अब जगह मेरे पास नीचे कम बची है, आपको समझाना भी ज़रूरी है। जो है इस तरह की जो गोल गोल संरचना, ऐसे लंबी लंबी संरचनाएं, ट्यूब्यूल्स, जो तीसरी अपन संरचना पढ़ेंगे, ये ऐसे जुड़ी रहती हैं, ऐसे जुड़ी रहती हैं। ऐसे डायग्राम आपको बुक में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो संरचना दिख रही है ये क्या है? वेसिकल है। कैसी है? वेसिकल है, ठीक है। वेसिकल जो है ये कैसी संरचना है? ये देखने में एकदम राउंड शेप है, राउंड शेप। तो कैसी शेप है? राउंड शेप, राउंड शेप, राउंड शेप स्ट्रक्चर है। अब देखो मैंने बताया था ना कि सिस्टर्नी की इस वाली सरफेस से जो है रॉ मटेरियल अंदर प्रवेश करता है। तो उस रॉ मटेरियल किसके माध्यम से प्रवेश करेगा? वो रॉ मटेरियल इसके अंदर भरा रहेगा, इस पुट्टिका के अंदर भरा रहता है। और वो का ये पुट्टिका बनी हुई अवस्था में, पुट्टिका वेसिकल फॉर्म के अंदर जो है ये इसकी बॉडी के अंदर चली जाएगी। ये वेसिकल ऐसे बनती जाएगी, इसके अंदर जो भी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना है वो होता रहेगा। धीरे धीरे ये वेसिकल बाहर की तरफ मुक्त कर दी जाएगी। मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि इसकी जो ये सतह है इससे रॉ मटेरियल प्रवेश करता है। तो रॉ मटेरियल जो है वेसिकल के अंदर भरा रहता है और ये वेसिकल इसी अवस्था में बनी हुई जो है वो सिस्टर्नी की बॉडी के अंदर से विभिन्न प्रकार के केमिकल मॉडिफिकेशन होते हुए इसकी ट्रांस सतह से क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो अपनी जो वेसिकल्स हैं ये इसके अंदर विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेस और मटेरियल भरे रहते हैं। वेरियस टाइप ऑफ वेरियस मटेरियल filled in vesicles। ओके, फिर ये जाएगी, फिर जो है एंट्री इस सतह से होगी और यहाँ से जो है वो रिलीज हो जाएंगी। और तीसरी जो स्ट्रक्चर है वो है, अगला क्वेश्चन ये आता है कि वेसिकल जो है वो किससे बनती हैं? तो जी ये संरचना जो है वो ट्यूब्यूल्स हैं। इस ट्यूब्यूल्स के अंदर बडिंग आपने बहुत बार पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर। बडिंग टर्मिनोलॉजी क्या होता है? छोटा सा हिस्सा उससे अलग होता है, फिर वही दूसरे पूरे संरचना के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इस ट्यूब्यूल्स की बडिंग होती है तब जाके आपको वेसिकल बनती हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि वेसिकल्स आर फॉर्म्ड by budding of tubules। ट्यूब्यूल्स की बडिंग जो होगी तब जाके आपको जो है वेसिकल मिलेंगी। तो ये कुछ पॉइंट थे वेसिकल्स के बारे में, आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरी जो स्ट्रक्चर है वो अपनी है ट्यूब्यूल्स। तीसरी जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है? ये वाली संरचना है, इसको अपन बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। कौन सी स्ट्रक्चर है? थर्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित होगी? इस पर पेरीफेरी पार्ट पर, फ्रीदिय जो भाग होता है उस पर स्थित होती है। तो इट इज प्लेस्ड ऑन पेरीफेरी पार्ट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपरेटस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ओके। रीरेगुलर स्ट्रक्चर है, नॉट रेगुलर। तो रीरेगुलर है, रीरेगुलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है। इतना पॉइंट आपको ट्यूब्यूल्स के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। इसकी बडिंग से फिर क्या बन जाएगी? वेसिकल्स बन जाएंगी। एक चीज़ और है सिस्टर्नी के अंदर, एक चीज़ और रह गई कि एक गोल्जी जो अपरेटस है, ये एक गोल्जी अपरेटस है, एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। तो एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर हाउ मच सिस्टर्नी विल बी प्रेजेंट? तो 3 to 12 है। तो एक पॉइंट आप जो है स्टार लगा के लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में आता है, आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया हुआ है। वन गोल्जी कॉम्प्लेक्स have 3 to 12 cisternae in their structure.
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक जो गोल्जी, ये एक गोल्जी अपरेटस है, एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर कितनी सिस्टर्नी हो सकती हैं? तो 3 से 12 तक, 3 to 12 सिस्टर्नी may be present in one गोल्जी कॉम्प्लेक्स और 1 गोल्जी अपरेटस। ठीक है, और ये जो सिस्टर्नी है वो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती, इट इज प्लेस्ड ऑन ईच अदर, एक के ऊपर एक रखी हुई होती और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती जो अपन पढ़ चुके हैं। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर जो थी वो गोल्जी बॉडी की थी। अब लास्ट अपने पास बचता है फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। फर्स्ट फंक्शन, गोल्जी बॉडी इज आल्सो नोन एज ए प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक इन सेल। तो फर्स्ट जो है इसका फंक्शन के अंदर क्या है, गोल्जी बॉडी, इसी से जो अपना प्रिंसिपल जो है अपन लिख रहे हैं पॉइंट, जो उसी से उसका जो फंक्शन है वो निकल के आएगा। गोल्जी बॉडी इज नॉन एज प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक इन सेल। जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल जो है उनके जो है ये प्रिंसिपल डायरेक्टर के रूप में काम करता है गोल्जी बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देख के समझाता हूँ कि जहाँ यहाँ पर ये जो केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ था, इसका एक एग्जांपल देख के समझाता हूँ। उस एग्जांपल को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, एग्जांपल क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन। व्हाट इज ग्लाइकोसाइलेशन? देखो ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है। मान लो कि इस पुटिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज, इस पुटिका के अंदर 3 तरह के सब्सटेंसेज हैं, मटेरियल हैं। कौन कौन से हैं? ग्लूकोज है, लिपिड है और प्रोटीन है। ठीक है, ये तीनों के तीनों इस पुटिका के अंदर हैं और ये पुटिका जो है सिस सरफेस से सिस्टर्नी के अंदर प्रवेश करेंगे और सिस्टर्नी की बॉडी के अंदर जहाँ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा रहता है वहाँ पर जाते ही, प्रवेश करते ही वहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन शुरू हो जाएगा। दैट इज केमिकल मॉडिफिकेशन। मैंने बताया था ना कि बॉडी के अंदर जो है केमिकल मॉडिफिकेशन होता है। अब उस केमिकल मॉडिफिकेशन को अपने नाम दे दिया। किस प्रकार का केमिकल मॉडिफिकेशन होता है? ग्लाइकोसाइलेशन होता है। अब ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या होता है, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, डायग्राम आप समझ गए होंगे। जैसे आपने देखा कि जो है रॉ मटेरियल जो वेसिकल थी उसके अंदर जो है ग्लूकोज, प्रोटीन और लिपिड, ये तीनों पदार्थ जो थे मिक्स थे और ये पदार्थ जैसे बॉडी ऑफ सिस्टर्नी के अंदर पहुंचे उनके वहां पर केमिकल मॉडिफिकेशन शुरू हो जाएगा। उस केमिकल मॉडिफिकेशन का नाम है ग्लाइकोसाइलेशन। अब ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या होता है कि इस ग्लूकोज का इस प्रोटीन के साथ और लिपिड के साथ जुड़ जाना, कंबाइनिंग ऑफ ग्लूकोज विथ प्रोटीन एंड लिपिड नोन एज ग्लाइकोसाइलेशन। सो अगर ग्लूकोज जो है प्रोटीन के साथ जुड़ता है, इन दोनों का ग्लाइकोसाइलेशन होता है, तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या हुआ यहां पर? ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, और मान लो इस ग्लूकोज का इस फैट के साथ में, लिपिड के साथ में ग्लाइकोसाइलेशन होता है तो क्या बनता है? ग्लाइकोलिपिड। तो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो हैं, ये सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला फंक्शन था, जो कौन सा था? गोल्जी बॉडी जो है प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल के रूप में कार्य जो है करती है। दूसरा फंक्शन जो है वो है कि गोल्जी बॉडी सिक्रीशन में हेल्प करती है, सेल के अंदर सिक्रीशन। दूसरा इसका जो कार्य है वो है सिक्रीशन। और सिक्रीशन की वजह से, सिक्रीशन फंक्शन की वजह से कई बार गोल्जी बॉडी को अपन जो है सिक्रेटरी सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। इसका अनदर नाम जो है वो सिक्रेटरी सेल ऑर्गेनेल्स भी इसको नाम देते हैं। ऑर्गेनेल्स क्यों नाम देते हैं? क्योंकि जो है इसका जो है मुख्य फंक्शन जो है वो क्या है? सिक्रीशन है। सिक्रीशन किसी का भी कर सकती है, गम जो गोंद बोलते हो, रेजिन,
इनका जो सिक्रीशन जो है वो किससे होता है? गोल्जी बॉडी से। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि गोल्जी बॉडी सिक्रीशन का काम भी करती है। पैकेजिंग अनदर फंक्शन इज पैकेजिंग, जिसको बोलते हैं स्टोरेज। तो गोल्जी बॉडी की जो सिस्टर्नी आपने देखी थी, उस सिस्टर्नी के अंदर ट्रांसपेरेंट जो फ्लूइड भरा रहता है, उसके अंदर बहुत सारे पदार्थ जो है स्टोर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्जी बॉडी जो है पैकेजिंग का कार्य भी करती है। चौथा जो फंक्शन है, फोर्थ फंक्शन जो है, जो लाइसोसोम है, सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, वो अपन अभी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस वीडियोज। ठीक है, अपन पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं कि लाइसोसोम जो है, वो लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। तो मैं बोल सकता हूं कि लाइसोसोम इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। ओके, फिफ्थ फंक्शन, यू नो एक्रोसोम, दैट इज द टिप ऑफ स्पर्म। स्पर्म का जो टिप भाग होता है, स्पर्म कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, आप सभी को पता है इस प्रकार की संरचना। तो ये ऊपर वाला टिप जो भाग होता है, ये क्या कहलाता है? एक्रोसोम कहलाता है। ठीक है, इस एक्रोसोम पार्ट का निर्माण भी गोल्जी बॉडी करता है। तो मैं लिख सकता हूं एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। ठीक है, 6 फंक्शन। आप जानते हो कि ये ओवा मतलब एग है, इसके चारों तरफ जो झिल्लियां पाई जाती हैं उनको वाइटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन का सिक्रेशन भी जो फॉर्मेशन जो है वो कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। तो मैं लिख सकता हूं वाइटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। ये भी गोल्जी बॉडी का फंक्शन है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी जो है वो कुछ पदार्थों का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि हेमिसेलुलोज, सियालिक एसिड। आपको पता है ये सेल वाल के मुख्य घटक होते हैं। हेमिसेलुलोज, सियालिक एसिड, उनका निर्माण भी जो है वो किसके द्वारा होता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि गोल्जी बॉडी फॉर्म्ड हेमिसेलुलोज and sialic acid. These are the hemicellulose and sialic acid. These are the component of cell wall in plant cell. So these are the function of Golgi body. ये संपूर्ण नॉलेज जो था वो गोल्जी बॉडी के बारे में था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद, थैंक यू।